Hello students. So as you all know that we are discussing our unit first physical world and measurements, and in previous lecture we have discussed about fundamental quantities, derived quantities, SI system and different type of system of units. Now today we will discuss length, mass and time measurements. एंड आप सभी को पता है ये जो तीनों तीनों क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जिनमें हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अपने में ही यूनिक होती हैं, वो किसी से भी डिराइव नहीं होती है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को डिराइव करना है या यूनिट्स को डिराइव करना है तो हम इन्हीं क्वांटिटीज़ और यूनिट्स की हेल्प लेते हैं। सो लेंथ, मास, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें लेंथ की यूनिट होती है SI यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास एंड टाइम, इनको हम कैसे मेजर्ड कर सकते हैं। और इनमें से सबसे पहले जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। अगर हम लेंथ की डेफिनेशन दें तो लेंथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, विच मीन्स कि अगर हमने स्पेस में कोई से भी 2 पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं A एंड B, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना सेपरेशन होगा, उस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन है 2 पॉइंट्स के बीच में, ये सेपरेशन लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे डिस्टेंसेस है, लार्ज डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंसेस, उन्हें किन्हीं मैथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेजर किया जाता है, उन्हें किसी मेथड से मेजर किया जाता है। तो उनमें से कुछ मेथड्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। इट कैन बी मेजर्ड बाय 2 methods, फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये है, पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम वो मेजरमेंट टूल यूज़ करते हैं और उस टूल की हेल्प से हम डायरेक्ट वहाँ पे ये जान लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर लेंथ है, जो भी हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसकी अगर हमें लेंथ, डायमीटर, रेडियस निकालना है तो वो ईजिली हम क्या कर सकते हैं? उस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मीटर स्केल आप सभी यूज़ करते हैं मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में। हम कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मीटर स्केल को यूज़ करते हैं। तो अगर कहीं पे हमें क्या करना है, किसी लाइन को मेजर करना है कि वो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली आपको पता है मीटर स्केल का हम यूज़ करते हैं। तो जब हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हम उसको यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि वो जो लाइन है वो कितने लेंथ की है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? उसमें भी हम कुछ टूल्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन टूल्स डायरेक्ट हमें उस पर्टिकुलर की लेंथ को नहीं बताते हैं, बल्कि हमें वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कुछ फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं। फार्मूला लगाने पे जो उसमें कैलकुलेशंस होती है, कैलकुलेशन के बाद हमें वहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ मिलता है। किसी भी लेंथ का हम मेजर कर सकते हैं। तो इट मीन्स इनडायरेक्ट मेथड में हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, देन उसके बाद हमें वहाँ पे क्या मिलता है? एक रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में हमें डायरेक्ट वहाँ पे वो टूल यूज़ करना है, मेजरमेंट टूल यूज़ करना है, और हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर लेंथ की। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें वो टूल्स हम यूज़ करके डायरेक्ट वहाँ पे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो फर्स्ट वन इज़ मीटर स्केल, LC। यहाँ पे लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मीन्स कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो वो टूल मेजर कर सकता है, सबसे कम जो वैल्यू वो मेजर कर सकता है। तो मीटर स्केल में आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर सबसे लीस्ट वैल्यू होती है। 0.1 से ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मीटर स्केल जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रिसीजन बढ़ाना है, जैसे 1.1 नहीं बल्कि 1.12, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर मुझे किसी की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे टूल यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर, जिसकी लीस्ट काउंट होती है 0.1
0.01 सेंटीमीटर। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक किसी की लेंथ की वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम यूज़ करते स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, कि हमें वहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट और हमें क्या वहाँ पे डिटरमाइन करना है। इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड में यूज़ होने वाले टूल्स। इनडायरेक्ट मेथड, इनमें से आपके पास जो ये टूल्स हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ होंगे, प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होंगे। तो ये प्रैक्टिकल करते दौरान आपको पता चल जाएगा कि इन मीटर स्केल तो आपको यूज़ करना आता ही है, लेकिन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्पेरोमीटर कैसे यूज़ करना है तो वो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू जानेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में भी बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने क्या बताया था, इसमें मेथड्स के थ्रू कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फिर उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला लगाने के बाद उसमें वैल्यूज़ पुट करके तब जाके हमारे पास लेंथ मेजर होती है। तो उसमें भी कुछ मेथड्स है। पैरेलैक्स मेथड हो गया, एको मेथड हो गया जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं, और ट्रायंगुलेशन मेथड हो गया जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं, और लेज़र मेथड हो गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय एमिशन एंड रेडिएशन, ये हम यूज़ करते हैं। लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, रडार यूज़ करते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, हम यहाँ पे माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे मेथड है जिनके थ्रू इनडायरेक्टली हम वहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जिसमें से आपके सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट है जो है वो है पैरेलैक्स मेथड एंड ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पैरेलैक्स मेथड। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो भी आपको दो मेथड बताए जाएंगे इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए, पैरेलैक्स मेथड एंड सेकंड ट्रायंगुलेशन मेथड, ये दोनों मेथड कौन से डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी पढ़ेंगे, स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो दो मेथड मैं कराऊंगी वो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात आती है पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड में हम यहाँ पे बात करते हैं, एक यहाँ पे वर्ड आ रहा है पैरेलैक्स। सो व्हाट इज़ पैरेलैक्स? आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है अभी के अभी लाइव। क्या करना है, आपको एक पेन लेना है या पेंसिल लेनी है, पेन, पेंसिल या फिंगर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसे अपने आई के सामने रखना है, अपनी आँखों के सामने रखना है, और कभी अपनी लेफ़्ट आँख बंद करके राइट आई से देखना है उस पर्टिकुलर पेन को, ठीक है। एंड उसी टाइम पे आपको अपनी राइट आई बंद करके फिर लेफ़्ट आई से देखना है। तो जब आप ये कंटिन्यूस फॉर्म में करेंगे, मतलब एक आंख बंद करनी है, दूसरी आंख से देखना है, फिर दूसरे ही टाइम पे ही आपने जो आंख खोली थी उस आंख को बंद करके दूसरी बंद वाली आंख जो आपने पहले बंद करी थी उस आंख से देखना है। तो जब आप ये कंटिन्यूस फॉर्म में करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो पेन है और आपकी जो बैक साइड में जो वॉल है या फिर ये बोर्ड है, ठीक है, जैसे बोर्ड है, आपको लाइव करना है अपने आप। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप अपने आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक पेन लेना है और पीछे वॉल के हिसाब से आपको राइट एंड लेफ़्ट आई कंटिन्यूस अल्टरनेटिव फॉर्म में बंद करके उसको मेजर करना है, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करके क्या दिखेगा आपको कि जो पेन है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी पोजीशन क्या हो रही है, इधर उधर हो रही है। मतलब जब आप अपनी राइट आई बंद करेंगे एंड लेफ़्ट आई से देखेंगे, ठीक है, जब आप अपनी राइट आई बंद करेंगे, लेफ़्ट आई से देखेंगे, तो आपको पेन किधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, आपका पेन उसी जगह पे होगा, लेकिन आपको किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, उसका राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। लेकिन जब आप अपनी लेफ़्ट आई बंद करेंगे एंड राइट आई से देखेंगे तो वो पेन का डिस्प्लेसमेंट आपको किधर की साइड दिखेगा, लेफ़्ट साइड। इट मीन्स देयर इज़ सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ दैट पेन। तो वो जो यहाँ पे पोजिशंस शिफ्टिंग हो रही है, अपेरेंट शिफ्टिंग हो रही है, आप तो शिफ्ट नहीं कर रहे ना उस पेन को, लेकिन आपकी राइट और लेफ़्ट आई से जब आप उसे देख रहे हो बारी बारी करके, तो वहाँ पे आपको एक अपेरेंट शिफ्ट नज़र आ रहा है, उसमें दो अलग अलग पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है। सो apparent, it is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise। तो उस केस में वहाँ पे शिफ्ट आ रहा है दोनों पोजीशंस के बीच में, उस
पर्टिकुलर शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलैक्स। अब यहाँ पे ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये पैरेलैक्स मेथड जो यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और स्टार फ्रॉम अर्थ। अगर हम किसी भी प्लैनेट या स्टार की डिस्टेंस निकालना चाहे फ्रॉम अर्थ से, तो हम उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पैरेलैक्स मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लीजिए कि ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ओ है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब ये है कि हमने एक पॉइंट, जैसे कि अभी आपने एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट ले रखा था अपना पेन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रखा है। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, अभी हमने क्या करा था, कभी लेफ़्ट आई से देखा था इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को या ऑब्जर्वेशन थिंग को, या कभी राइट आई से देखा था। तो लेफ़्ट आई जहाँ पे है उसको मैंने एल लिख दिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है लेफ़्ट आई का। ठीक है, और यहाँ पे हमारी राइट आई, इसलिए मैंने इसे आर से इंडिकेट करा रखा। तो अगर आप यहीं पे देख लीजिए, अगर आप अपनी लेफ़्ट आई से देख रहे हो तो दिख रहा है ना आपको कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ दिख रहा है, देखो ये जो पेन है वो किधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, राइट हैंड साइड। और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट आई को बंद करती हूँ, राइट आई को से देखती हूँ उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, तो ये कहाँ की तरफ दिख रहा है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड दिख रहा है, राइट पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि वैसे ऑब्जेक्ट तो यहीं पे ही है, लेकिन दोनों आइज़ को अल्टरनेटिव फॉर्म में बंद करते हुए देख के हम यहाँ पे एक को बंद करना दूसरे को खोल के देखने से हमें यहाँ पे इसके दो अपेरेंट शिफ्टिंग दिख रहे हैं, पोजीशंस दिख रही है। तो अब यहाँ पे दोनों ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट आई और राइट आई एक ही पोजीशन में नहीं है, बल्कि उनके बीच में भी क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। तो लेफ़्ट आई और राइट आई के बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं बी बेसिस। सो बेसिस क्या है, बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ़्ट आई एंड द राइट आई। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं लेफ़्ट आई से इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक लाइन ज्वाइनिंग कर लूँ, सिमिलरली ऐसे ही राइट आई से भी उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइनिंग कर लूँ, तो बीच में एक एंगल यहाँ पे ट्रेस हो रहा है, थीटा, इसको मैं थीटा नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल ट्रेस हो रहा है थीटा, इसे कहते हैं हम पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल, और दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसका, पैरालैक्टिक एंगल भी बोला जाता है, पैरालैक्टिक एंगल। और ये आपको दिख रहा है जितना ज़्यादा एल और आर के बीच की डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा पैरालैक्टिक एंगल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए बेसिस याद रखना है, लेफ़्ट आई एंड राइट आई के बीच की डिस्टेंस, और साथ ही साथ थीटा आपको याद रखना है। जो दो लाइन ज्वाइनिंग बन रही है यहाँ पे लेफ़्ट आई और राइट आई की ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ, बीच में जो एंगल है उसे पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से हम पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करेंगे, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी है मून या फिर कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है, फ्रॉम अर्थ। तो उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट अस कंसीडर इट इज़ अ मून, ये मून है, ठीक है, या फिर ये कोई प्लैनेट है, ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आपको पता है कि जब आप अर्थ से देखते हैं किसी भी प्लैनेट या फिर किसी मून को भी देखते हैं, तो वो एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है। तो वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, तो यही वो यहाँ पे मान के चल लीजिए ओ पॉइंट पे मून है, ठीक है, और हमने एक ही टाइम पे दो अलग अलग पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, ये ऐसा, और ये यहाँ पे अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस कभी भी फ्लैट नहीं होती है, आपको पता ही, कुछ ना कुछ कर्व फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन वो हमें फ्लैट दिखाई देती है क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो ए और बी की डिस्टेंस बहुत ही कम लेनी है हमें। तो सेम
टाइम पे हमें दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है इस पर्टिकुलर मून को। तो जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइनिंग बनेगी। अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग करती हूँ उससे दोनों पॉइंट से, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये लेफ़्ट आई राइट आई की तरह दिख रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट राइट आई नहीं है, बल्कि ये अर्थ में प्रेजेंट दो अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो बी से हम इसे इंडिकेट कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे पास मून है, तो इस पॉइंट से, ये अर्थ में ही है पॉइंट ऑब्वियसली ये पॉइंट, तो मून और इस पर्टिकुलर अर्थ के बीच की जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे डी से इंडिकेट करा रही हूँ। सिमिलरली ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या होगी, यहाँ पे डी होगी, क्योंकि अर्थ और उस मून की डिस्टेंस क्या है, हमने डी लेट करी, जो हमें निकालनी है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, थीटा, और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है एंगल का एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो बी है, मतलब जो बेसिस है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए एज़ कंपैरिजन टू दी डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियस, तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। तो जो सामने वाला होता है इसके, ये क्या है, इसका लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बेसिस बी। दिख रहा होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, ये क्या है, बी अपॉन रेडियस। तो इट मीन्स कि अगर आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर मानूँ, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा रेडियस ले लूँ, इसका डी, ये पूरा रेडियस ले लूँ, डायमीटर नहीं है बल्कि डिस्टेंस है, डी मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर बी तक मैं इसका क्या ले लूँ, रेडियस ले लूँ, और इस तरीके से कंपास से पूरा एक सर्कल बना दूँ, तो लेंथ ऑफ आर्क यही तो निकल के आएगी, बी, ठीक है। रेडियस इसका क्या होगा, डी इज द डिस्टेंस। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, डी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। तो अगर हमारे पास पैरालैक्टिक एंगल हमें पता हो, बी हमें बेसिस, दोनों की डिस्टेंस हम जब मेजर कर लें तो इसके हिसाब से हम क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ दैट मून और या कोई प्लैनेट फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, बाय पैरेलैक्स मैथड के थ्रू किसको मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट और मून फ्रॉम अर्थ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, ट्रायंगुलेशन मैथड। सेकंड मेथड है ट्रायंगुलेशन मैथड। ट्रायंगुलेशन मैथड में मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, और ये ट्रायंगुलेशन मैथड टू टाइप्स के लिए होता है। मेनली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। अगर हमें हाइट भी एक लेंथ ही तो होती है, ठीक है, इसको भी हम मीटर की फॉर्म में ही मेजर करते हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है तो उसके लिए हम ट्रायंगुलेशन मैथड यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो, एक तो एक्सेसिबल और दूसरा इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट की जो बेस है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं जहाँ पे इसका बेस है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ये बिल्डिंग है, तो अगर इसके बेस या इसके फुट से हमारी पहुँच है, मतलब कोई भी पर्सन है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है ईजीली, मतलब जैसे उसके पास कोई इंच टेप है, इंच टेप को वो यहाँ से मेजर करके अपने पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक उसकी वैल्यू निकाल सकता है कि कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो इट मीन्स जिसके फुट, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फुट तक हमारी पहुँच है, तो वो हो गया एक्सेसिबल। और इनएक्सेसिबल क्या हो गया, कि जिस ऑब्जेक्ट के फुट तक हमारी पहुँच नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं कोई भी माउंटेन ले लूँ, ठीक है, कोई भी बड़ा माउंटेन है, ठीक है, तो कोई भी बड़ा माउंटेन है एंड आप वहाँ पे कहाँ पे हैं, बहुत दूर है, यहाँ बीच में खाई है और आप कहीं इधर की साइड है, समझ लीजिए पूरी की पूरी यहाँ पे खाई है, आप इसके फुट तक नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप प्रेजेंट हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप क्या करोगे, ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। या फिर यहाँ पे कोई रिवर है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिवर है बहुत ही गहरी, तो जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फुट तक नहीं पहुँच सकते हैं कि वहाँ से आप कोई डिस्टेंस मेजर करके लाएं अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबल। तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक हमारी पहुँच है, उसकी फुट तक हमारी पहुँच है, तो इट मीन्स वो एक्सेसिबल। जिसके फुट तक हमारी पहुँच नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इनएक्सेसिबल। तो सबसे पहले हम ये मैथड लगा के देखते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए
सबसे पहला हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, ठीक है, जिसकी हाइट हमने क्या ले ली है, h। और हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रखा है a, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो रखे हैं और आपने कोई भी मेजरमेंट स्केल के थ्रू, मेजरमेंट टेप के थ्रू आपने क्या करा, जो भी ये हमारे पास टावर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके फुट से अपनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर कर ली, जो कि है x। इट मीन्स x इज़ नोन, ये डिस्टेंस हमें नोन है, हमें निकालना क्या है, h, ठीक है। जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, सबसे टॉलेस्ट वहाँ पे बिल्डिंग है दुबई में, तो वैसी उसकी हाइट अगर आपको निकालनी तो आपने उसके फुट से लेकर जहाँ पे आप खड़े हो रखे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस आपने मेजरिंग टेप से मेजर कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एंगल की, थीटा। तो और साथ ही साथ आपने क्या करा, यहाँ पे मेजर कर लिया एंगल। एंगल किसका, एंगल जो उस पर्टिकुलर टावर का टॉप है और जहाँ पे आप खड़े हैं उसके बीच में जो यहाँ पे दो लाइंस बन रही हैं AC एंड AB, इनके बीच का जो एंगल है वो हमने मेजर कर लिया थीटा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, जैसे सेक्सटेंट हो गया, इसके अलावा जैसे इंक्लाइनोमीटर हो गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट वहाँ पे थीटा नाप सकते हैं, ओके। तो ये थीटा हमें नोन है, हमें निकालना क्या है, h। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमें पता है और थीटा हमें पता है। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन बन रहा है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन बन रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पे AB, टेन थीटा। अब BC यहाँ पे क्या है, h, एंड AB यहाँ पे क्या है, x। साथ ही साथ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इधर चला जाएगा क्योंकि h निकालना है, तो x जब इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x टेन थीटा। सो x हमारे पास नोन वैल्यू है, थीटा भी नोन वैल्यू। जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ दैट एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड हम देखते हैं हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, ठीक है। और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताए थे, वो ऑब्जेक्ट इन विच वी कांट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए। तो ये मान के चल लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, माउंटेन है कोई भी, ये वैली है जिसकी हाइट h हमें डिटरमाइन करनी है कितनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाना है C और एक और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाना है D। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे एक्स एक्सिस में एक ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होंगे, एक C और दूसरा D, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को B के साथ जोड़ देते हैं पहले। अब आपको पता है जब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे आप पहले खड़े थे या फिर पहले जहाँ पे आप खड़े थे D पे थे, ठीक है, यहाँ से अब दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जाते टाइम आप किसी भी मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं C और D के बीच की डिस्टेंस। मतलब जब आप इस पर्टिकुलर वैली के टूवर्ड्स जाएंगे दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, तो आप मेजरिंग टेप से ये दोनों डिस्टेंस नाप सकते, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नाप सकते हैं, दैट इज़ x, ठीक है। साथ ही साथ अब आता है यहाँ पे थीटा की बात। तो थीटा तो आप, मैंने बताया था, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं थीटा नापने के लिए, उसको यूज़ करके आप दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से थीटा नाप सकते हैं। तो थीटा लेट कर लिया हमने यहाँ पे θ1 और यहाँ पे लेट कर लिया एंगल θ2। दिख रहा होगा आपको θ1 ग्रेटर है एज़ कंपैरिजन टू θ2 के, दिख रहा होगा, ठीक है। और ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो जितना इधर की तरफ एंगल बनेगा पास, वो उतना ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कंपैरिजन टू दूर वाले इसके एंगल के, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे AB निकालना है, जिसमें से हमारे पास BC नहीं हमें पता है क्योंकि ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, एक तो कौन सा वाला, इन ABC, ये वाला दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल ABC में लगा दीजिए tan θ 1, लेकिन ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, θ1। परपेंडिकुलर उसका क्या है, AB, एंड बेस क्या है, BC, ठीक है। जो जो चीज़ें इसमें गिवन है वो लिख देते हैं।
यहाँ पे हमें ए बी पता है क्या है, एच, ए बी एच है जो अननोन है, जो हमें निकालना है। θ1 यहाँ पे नोन होगा, बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी को पर भेज देते हैं मल्टीप्लिकेशन में और उसकी वैल्यू लिख लेते हैं h/tan θ1। इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे राइट ट्रायंगल में, जो कि है ABD, दिख रहा है ये बड़ा वाला। इसमें थीटा कौन सा बन रहा है, θ2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे भी लगा दीजिए tan θ2। tan θ2 क्या होगा, परपेंडिकुलर पूरा ये AB। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ H, ठीक है, H। एंड बेस, बेस क्या है, ये नहीं है CD, बेस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना है, D से लेकर B तक। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, D से लेकर B तक, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, X प्लस क्या, BC या CB, ठीक है, X प्लस BC। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, BC की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास tan θ2 इज इक्वल्स टू, या फिर मैं डायरेक्ट इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म में करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि BC यहाँ से एलिमिनेट ही हो जाए। एलिमिनेशन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, पहले इसको पूरा ही बता दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ ली थी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको कि हमने एक्चुअली करा क्या है। परपेंडिकुलर यहाँ पे H है और बेस यहाँ पे क्या है, DB, तो मैं यहाँ पे DB लिख रही हूँ, ठीक है, इतना बहुत है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस वाली एक्सप्रेशन को, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ। इसको तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू 1/tan θ1 क्या होगा, cot θ1, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 1/tan क्या होता है, cot θ होता है, तो मैंने h cot θ1 लिख दिया, 1/tan θ1 को cot θ1। ऐसी इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी मैं क्या उठा के लिख सकती हूँ, DB की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो DB इज इक्वल्स टू, इसे अभी इक्वेशंस नाम मत दीजिए, ठीक है, DB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे से हमारे पास DB इधर आ जाएगा और tan θ2 नीचे, और इसको मैं लिख सकती हूँ DB इज इक्वल्स टू H cot θ2, ठीक है। इक्वेशन इसे फर्स्ट बना दीजिए, सेकंड। वैसे जो भी इससे पहले मेथड कराया तो वैसे भी हो जाना था, लेकिन उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसमें ईजिली समझ में आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। देखिए अब कैसे, जो इसमें ग्रेटर होगा वो पहले माइनस का जो छोटा होगा, तो DB ग्रेटर है कि BC, DB है, तो हम इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1 कर देते हैं। इसे हटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा DB, LHS वाले LHS साइड माइनस हो जाएंगे और RHS वाले RHS साइड माइनस हो जाएंगे। H cot θ2 माइनस का H cot θ1। अगर आप डायग्राम में देखें, इसे हटा देते हैं आप। डायग्राम जो कि क्या था, ये था इस तरीके से, दोबारा से बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, A B C D। अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि DB माइनस BC, अगर मैं DB में से BC माइनस कर दूँ, DB में से BC माइनस कर दूँ, तो क्या बच रहा है यहाँ पे X। DB में से BC माइनस कर दे तो क्या बच रहा है X, तो इसके बदले में X लिख सकती हूँ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, H, अंदर क्या बचेगा cot θ2 माइनस का cot θ1, और H हमें फाइंड आउट करना था तो H यहीं पे रहेगा और X के नीचे चला जाएगा cot θ2 माइनस का cot θ1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या पता लगा सकते हैं, हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें X नोन है, दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, θ1 θ2 भी हमें नोन होगा। जब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है।